अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप ही बेहतर बता सकते हैं, कि बहुत सारे डॉक्टर्स, किसी का नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगा, ये कहते हैं कि यार अपनी मनपसंद, आजकल आपको पता है जीबी में बहुत सारी कंपनीज के मेडिसिन मिलती है, अपनी मनपसंद कंपनी को या कोई उसका जानने वाला हो या वो कंपनी उस डॉक्टर को अगर सही फैसिलिटेट करती है तो वो उस कंपनी को रेकमेंड करता है, चाहे वो कंपनी मरीज के लिए ठीक हो या ना हो। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी बताइए कि अगर ये कोई डॉक्टर ऐसा करता है, उसको जो फैसिलिटेशन मिलती है उसके बदले कोई गलत मेडिसिन कोई गलत कंपनी रेकमेंड करता है, तो ये तो मरीज की जान लेने वाली बात होगी। एब्सोल्युटली, देखें इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती फिर यही है, देखें ये भी एक नेशनल इशू है हमारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि मशरूम ग्रोथ है फैक्ट्रियों की, दवासाज कंपनियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप उठ के कोई दवासाज कंपनी बनाए एक छोटे से घर में तो आपको नुसी मिल जाती है, आपने अगर कुछ पैसे खिलाए तो। मैट्रिक जिनकी नहीं है वो लड़के मेडिकल स्टोर्स खोल के बैठे हैं। जी ऐसा ही है, बहुत सारे देखे सर्टिफिकेट कोई लगा हुआ होता है आजकल, आपको पता है सर। सर्टिफिकेट तो आप किसी को पैसे दे के, वो बंदा पत्नी कहीं बाहर होता है, उसका होता है और अंदर जो बिठाते हैं वो तो पता है। सही है। और ये तो चले फिर भी एक स्टोर है, आप देखें ना, उसी स्टोर के अंदर भी लोग क्लिनिक भी करते हैं, माशाल्लाह से मरीज देखते हैं, प्रॉपर डॉक्टर बन के इंजेक्टेबल्स लगाते हैं, वो भी हाई डोज एंटीबायोटिक्स, जो दुनिया में मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सबसे जो लेस डेवलप्ड मुल्क हो ना उसमें भी ये रिस्क है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखें आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने किसी को पढ़ा नहीं है, आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, आपकी इंजेक्शन की वजह से किसी की जान चली जाती है, कईयों की गई है, कई लोग खराब होकर हमारे पास आते हैं, लेकिन अब इस पे एक्शन लेने की बात है। कई स्टोर्स आपको पता है भाई कई दफा सील हो गए, लेकिन अगले दिन वो खुल गए। वजह है कि उन्होंने कुछ पैसे दिए और खुलवा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आरजे फरहान अहमद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में देखा जाए तो हर दूसरा बंदा मैदे की मर्ज में मुब्तला है। किसी को मैदे में गैस की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई और मसला। हर दूसरे बंदे से हम सुनते हैं कि उसको मैदे में मसला है। इसकी क्या वजह है? इस हवाले से आज हमने सोचा कि प्रोग्राम करें, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं उन सबको भी पता चले कि किन चीज़ों की वजह से मैदे के मसाइल दरपेश होते हैं। तो आज हमने सोचा इस हवाले से एक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में आए। तो आज हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, आप सब यकीनन इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। मैदे के स्पेशलिस्ट है, जिगर के भी स्पेशलिस्ट है। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शान आलम से। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप आए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बताइए कि आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, हर दूसरा बंदा मैदे की मर्ज में मुब्तला है, क्या वजह है? अब देखें, आपको बखूबी पता है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मैदे के जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा है, और हर घर में आपको पता है कि एक या दो ऐसे लोग होंगे जो जिनको मैदे के मसाइल या मैदे के मसाइल के शिकार हैं। अब हम अगर मैदे की बीमारियों का अमूमी तौर पे देखें तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। हमारी जो स्पेशलिटी है, जिसे हम मैदे, जिगर, आंत और ये तमाम चीज़ें हैं, ये बेसिकली जिस्म का सबसे ज़्यादा जो बड़े ऑर्गन है, जिगर है, आंतें हैं, इसके अलावा उसमें फिर पेंक्रियास या लबलबे हैं, उसकी तमाम बीमारियां जो है वो इस हमारे इस शोबे में। तो एब्डोमेन के बारे में वैसे भी कहते हैं कि एब्डोमेन जो है वो पेंडोरा बक्स है, जब एक दफ़ा खुलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आम, इसमें जो दो कैटेगरीज की बीमारियाँ हम देखते हैं। एक तो अमूमन जो आम बीमारियाँ जिसको हम अपनी ज़बान में फंक्शनल डिस्पेप्सिया या मैदे के जो आम बीमारियां होती है, जिनका हमें रोजमर्रा ओपीडीज में, क्लिनिक्स में हम देखते हैं, एक तो वो मरीज है, उनका एक बहुत बड़ा बल्क है जीबी में और ओवरऑल पाकिस्तान में। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी जो ग्रुप के लोग हैं, जो पेशेंट हैं, जो जिनके बारे में हम ज्यादा तशवीशनाक होते हैं, वो हमारे इस इलाके में जो बढ़ते हुए जिगर या मैदे के, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, लबलबे का जो कैंसर है वो है। तो कैंसर के मरीज एक तरफ एक अलग कैटेगरी है, और दूसरी तरफ ये जो आम बीमारियां हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आम बीमारियां, जैसे आपने कहा कि जिसे हम रोजमर्रा मरीजों का जिसका हमें सामना होता है, उसमें मैदे की तेजाबियत है, गैस का लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, हर बंदे के जहन में, दिमाग में एक चीज है, गैस है, गोला है जिसे हम कहते हैं, या फिर तेजाबियत है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, खाने के बाद उल्टियां, मतली,
ये तमाम वो अलामात है जो आम मैदे के जो मसाइल हैं उनमें आती है। उसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया या एपीडी कहते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है जो हम समझते हैं वो ये है कि इसमें आपका खुराक का बहुत बड़ा रोल है, और आपके फिर हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल एक सेडेंटरी है वो वर्जिश का ना होना, जो खुराक के मामले में आपको पता है कि जो खुराक के अंदर जो मिलावट है आज के दौर में, और जो प्योर खुराक ना होना, और पहले लोगों की तरह जो सादा खुराक हम लोग पहले यूज करते थे वो आजकल आपको पता है कि खुराक में बड़ी तब्दीली आ गई है। तो ये तमाम फैक्टर्स है, अवामिल है जिनकी वजह से आज के दौर में मैदे के जो अमूमी मसाइल है जिसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा एक और बीमारी जिससे आपने भी यकीनन नाम सुना होगा, जिसे हम IBS कहते हैं या आंतों का चिड़चिड़ापन कहते हैं, और उसकी वजह से कब्ज होता है और बाज़ लोगों को पेचिस की शिकायत रहती है। ये तमाम वो बीमारियां हैं जो काबिल इलाज भी हैं, और वो थोड़ी सी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या अपनी रोजमर्रा जिंदगी की मामूलात में तब्दीली लाने से, अपनी खुराक के मामलात को ठीक करने से ये वो बीमारियां हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं। जैसे एक बंदा है, आपको पता है हमारा एक स्टमक है, मैदा है, उसकी भी एक गुंजाइश, एक कैपेसिटी होती है, कुदरत ने रखी है। उसमें ये है कि हम अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करें, बहुत ज्यादा हम खाना खाएं, उसमें हम गुंजाइश ही ना रखें कि थोड़ी सी हवा लेने की गुंजाइश ना हो, तो फिर उसके अलावा साथ हम जो है वो वर्जिश भी ना करें, वॉक भी ना करें, और फिर दिन भर स्ट्रेसफुल लाइफ में रहें, तो उसकी वजह से फिर आपको पता है कि मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा आजकल ज्यादा बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है, लाइफ स्टाइल चेंजेस। आपको पता है कि हर बंदा आजकल मसरूफ है, अपने लिए टाइम किसी के पास नहीं है, न वर्जिश है न वॉक है, और उस वजह से फिर बहुत सारे मसाइल बेताशा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंट है मैदे के मसले के लिए? मेरे ख्याल से देखें, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ, वर्जिश या अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये जो छोटे मोटे मैदे के मसाइल है जिनकी वजह से आए रोज़ आपको पता है लोग परेशान होते हैं, बजाय दवाइयों के एक बहुत बड़े कलेक्टर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े शॉपर्स में दवाइयाँ भर के लेके जाते हैं, लेकिन वो फिर भी आते हैं तो कहते हैं हम ठीक नहीं हो रहे, 10 डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि आपका खाना कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल या जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा है, आप क्या खाते पीते हैं, तो वो फिर उनकी बातों से ये अंदाजा होता है कि उनका लाइफ स्टाइल, खाने पीने की जो आदत हैं वो ऐसी है कि वो मैदे के लिए सूटेबल नहीं है, अच्छे मैदे के लिए। तो फिर उनको आप थोड़ी सी काउंसिल या गाइड करने की जरूरत है कि आपने किस टाइम क्या खाना है, आपने किस तरह के खाने खाने हैं, आपके रोजाना के मामूल में खानों में क्या तवाजुन होनी चाहिए, कि ताकि आपका मैदा जो है वो इन बीमारियों का शिकार ना हो। ये देखें, बहुत सारे मरीज हमारे पास आके ना, सबकी ये कंप्लेन होती है कि जो मैंने शुरू में डिस्कस की, तो उनको अगर आप थोड़ी सी चीजें बताएं कि यार आपने कैसे अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी है, आपने चीजों को एक्सरसाइज कैसे करना है, तो बहुत सारे लोगों को इन चीजों का पता नहीं होता। हमारे डॉक्टर्स भी अक्सर बताते नहीं है कि ये इन चीजों की क्या अहमियत है। आजकल दुनिया के अंदर ग्लोबली ये होता है कि इन बीमारियों के बारे में बड़े डिस्कशंस लोग करते हैं, तो अल्टीमेटली वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दवाइयों से ज्यादा आपने मरीज को काउंसिल करना है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल कैसे तब्दील करना है, डाइट के बारे में उनको काउंसिल करना है, और स्ट्रेस से उनको निकालना है, डेली रूटीन के लाइफ में एक्सरसाइज का क्या रोल है, वर्जिश का क्या रोल है। तो ये तमाम चीजें जो है ना बड़ी मैटर करती है, और मैंने देखा है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छी तरह उनके जो है रैपिडली ठीक हो जाते हैं और वो बड़े बेहतरीन हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, खाने पीने की अगर अशिया की हम बात करें तो जिस किसी को मैदे का मसला है या किसी को गैस होती हो तो उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? देखिए, खाने पीने में हमारी जो ग़िज़ा में 3 बड़ी चीज़ें हैं, जिसको हम एक कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और जिसको हम लहमियात कहते हैं उर्दू में, मेरे ख्याल से फिर निशास्तब उसमें शामिल है, प्रोटीन है और फैट या चर्बी है। ये हमारा ग़िज़ा के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जिसमें मीठा जिसे हम कहते हैं, खट्टी मीठी चीज़ें लेते हैं, अचार हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स का आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो हमारी सोसाइटी में है सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो कोल्ड ड्रिंक्स है जिसे हम कोला ड्रिंक्स कहते हैं, उनका बड़ा इस्तेमाल है। लोग ये सोच के लेते हैं कि इनसे हमारा मैदा ठीक हो जाते हैं, डकारें आती तो समझते हैं कि हमारी गैस अभी खारिश हो रही है, जबकि ये बड़े कार्बोनेटेड शुगर से बड़ा यही उनका बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ न मैदे के लिए बल्कि और भी ऐसी चीजें हैं, डायबिटीज के मरीज या हार्ट के पेशेंट उनके लिए भी। आप क्या समझते हैं कोल्ड ड्रिंक यूज नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें इस तरह ये इसके अंदर जो एक चीजें आज के दौर में आपको पता है लोकली बन के आती हैं सारी, हमें पता ही नहीं कौन सी फैक्ट्री से बन के आते हैं, तो उनके अंदर कार्बोनेटेड शुगर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, और एसिडिक चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से वक्ती तौर पर आपको कुछ डकारें आओ तो आप फील करते हो कि यार मैं बहुत ठीक हो गया, हालांकि उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। और इसी वजह ये है कि आप छोटा सा एक ड्रिंक, एक गिलास अगर आप मैं आपको मिसाल, उसके अंदर तकरीबन 4 से 8
चम्मच चीनी होती है, इतने उनके अंदर मिठास होती है जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो जरूरत इस चीज की है कि हम एक बैलेंस डाइट रखें, ना बहुत ज्यादा स्पाइसी ले, ना बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले ले, ना हम बहुत ज्यादा गोश्त ले एट ए टाइम, ना हम बहुत ज्यादा, मतलब एक तनासुब के साथ अगर हम मुतवाजन गज़ा लेते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई नुकसानदाह चीज़ नहीं है। लेकिन गज़ा की मकदार बहुत मैटर करती है, और गज़ा आपने किस टाइम लेनी है वो भी बड़ा मैटर करती है। और आपने गज़ा खाने के बाद आपने किस तरह उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपने क्या वॉक करनी है, क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और खाने में ऑयल वगैरह किस किस्म का इस्तेमाल हो रहा है ये भी तो बहुत मैटर करता है ना। अक्सर लोग हमारे बाजारों में होटलों में खाने के बड़े शौकीन है, गिलगित वाले स्पेशली देखें। इसमें ओवरऑल हमारा जो मुआशरा है ना, पाकिस्तान में आप बात करें तो मतलब हर जगह में देखें, आप पूरे पाकिस्तान में गए हैं, उनकी खाने, हमारे जो खाने हैं पाकिस्तानियों के वो बड़े ही अजीब है। आपको पता है, बड़े तेल से भरे हुए मसाले और मिर्चों वाले हम खाने बड़े शौक से खाते हैं। घरों में भी अगर हमें मसाले ना हो, तेल ना हो, मिर्चें ना हो तो अक्सर लोग खाना नहीं खाते। उसकी वजह है कि हमारी जो टेस्ट बड्स है ना वो उस तरह के डेवलप हुए हैं कि ट्रेडिशनली कि हम ऐसे खानों को पसंद करते हैं। हम एशियंस सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो सारे, तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो आबा अजदाद के एक ट्रेडिशनल खाने थे वो देखे बहुत अच्छे थे, बहुत सादे थे लेकिन बहुत ऑर्गेनिक थे, लाइक देसी घी खाते थे। और हमारी कुछ जो ट्रेडिशनल डिशेस थे सर्दियों में या वैसे भी सिवाय नसालों के, वो जरा थोड़ा सा क्योंकि उस मौसम के हिसाब से था, लेकिन साइंटिफिकली वो गोश्त जो है वो सेहत के लिए या स्पेशली मैदे के लिए नुकसानदेह है, तो आजकल लोग अवॉइड करते हैं। तो वो खाने बेहतर थे। आज के दौर में आपको पता है कि जो सबसे बड़ा आपने तेल का जिक्र किया ना, कुकिंग ऑयल हमारा गज़ा का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको पता है इसको बगैर खाने बनते ही नहीं। हालांकि दुनिया में तेल का इतना बड़ा रुझान नहीं है, लोग तेल के बगैर भी खाना बनाते हैं। तेल के लिए देखें आप, हमारे पास जो कुकिंग ऑयल बाजार में मार्केट में आते हैं, आपको पता है कि किसी भी तेल का हमें कुछ पता नहीं कि कहाँ से बन गया, तो कोई चेक एंड बैलेंस उसको कोई सर्टिफाइड नहीं है। हम अंदाजे से तेल खरीदते हैं और खाते हैं। जो देसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जैतून का तेल है या जो सरसों का तेल है वो प्रेफरेबल है, उनसे बेहतर है, उनका इस्तेमाल आप करें। इवन जो उसकी जो जानवर होते हैं, मवेशी, उनकी जो चर्बी होती है पहले जमाने में वो यूज करते, वो उस हिसाब से बेहतर है। थोड़ा सा आप उसको अगर वो करके ले लें तो। बाकी जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे मुल्क में। आपको पता है कि आयरोस फैक्ट्रियों में छापे होते हैं और वो किस तरह की चीजों से कुकिंग ऑयल बनाते हैं, और ये फिर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान पहुँचते पहुँचते आपको पता है कि तो बेतहाशा बीमारियां आजकल आपको पता है कि इसकी वजह 40 साल में 35 साल तक के लोगों को भी हार्ट अटैक के इश्यूज होते हैं। तो उन सब में जाहिर है इन चीजों का मिलावट शुदा खानों का बड़ा रोल है। तो हर एक प्रोडक्ट में मिलावट है जी, बिल्कुल ऐसा बहुत मुश्किल है इसको भी देखना। अच्छा ये भी बताइए, अक्सर लोगों का एक शौक होता है खाने के बाद साथ साथ कुछ और चीजें लेते, खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं। जीबी के लोगों की अगर मैं बात करूं तो खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं, इसको आप क्या समझते हैं? अच्छा ये तो बड़ी डिफरेंट हमारी मतलब डाइटरी हैबिट्स बड़ी डिफरेंट है, बड़ी यूनिक है दुनिया से। अब आपने देखा होगा कि हम लोग खाना पेट भर के फ्रूट बाद में खाते हैं, बिल्कुल सैलड बाद में खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, दुनिया में लोग सैलड या फ्रूट पहले खाते हैं एपेटाइजर के तौर पे, उसके बाद फिर कुछ देर बाद खाना खाते हैं। यहाँ पे पहले लोग खाना खा के हम पेट सही भर लेते हैं, फिर हम कहते हैं जी फ्रूट लेके आए, फिर हम कहते हैं ड्राई फ्रूट लेके आए, फिर हम कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए। तो हम एक खाने के एक बेताशे एक सिलसिला है जो कि हमारे पेट की जब तक यहाँ गले तक ना हम खाते हैं। तो देखें खाने में एक मियां नबी का जो मामला है वो इस्लाम भी यही कहता है, साइंस भी यही कहता है कि उसको आपने रखना है। जब तक हम वो नहीं रखेंगे, और दूसरी जो बड़ी बात है आपने नोटिस किया कि लोग खा खा के बिस्तर पे वहीं पे लेट जाते हैं, डकारे लेते और कहते हैं कि मैं मुझसे उठा नहीं जाता। बिल्कुल। हालांकि ये सबसे बेड हैबिट यही है जिसकी वजह से क्या होता है, खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है, जिसको हम गर्ड कहते हैं। बहुत सारे मरीज हैं जिनको उल्टियां होती है और उनके फिर बाद में मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से देखें, इसके लिए अवेयरनेस या शऊर का होना बहुत जरूरी है कि आपने खाने में क्या लेना है, किस मिकदार में लेना है, किस हद तक लेना है, और खाने के बाद आपने क्या करना है। ठीक है। तो हम चाय का कितना रोल है? मैं देखो चाय भी हमारे लोग देखे ना, चाय आप 1 कप, आधा कप या 2 कप तक पी लेते हैं तो भी चल जाता है। उसके अंदर कैफीन है वो अपनी जगह पे, उसके साइड। लेकिन हम जो ज्यादा लेते हैं दिन में 8-8 कप 10-10 कप चाय पीते हैं, वो भी फिर हम शक्कर वाली चाय, मीठी चाय या नमकीन चाय पीते हैं, नमकीन मोस्टली, तो वो भी देखें सेहत के लिए नुकसानदेह है। कहवे का इस्तेमाल हमारे पास बहुत कम है, कहवा बहुत लोग पसंद नहीं करते, हमारे लोग स्पेशली कहवा उस वक्त लेते हैं आपको पता है जब कोई बहुत ही लेविश कोई गज़ा खाए, कोई बहुत बड़ा कोई गोश्त, कोई कढ़ाई शढ़ाई लेते, फिर कहते हैं यार थोड़ी सी कहवा भी पी लेते हैं। हालांकि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। चाय या साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, चाय भी मेरे ख्याल से एक मिकदार से ज्यादा ठीक नहीं है। इसी तरह कहवे का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो ब्लैक कॉफी है, ब्लैक कॉफी का भी बड़ा प्रूवन रोल है, स्पेशली उन लोगों में
जिनमें फैटी लीवर या जिगर में चर्बी है, आपको पता है आजकल हर दूसरे मरीज को ये इश्यूज हैं, तो वो लोग जिनमें वो अल्सर, मैदे का अल्सर ना हो, जिनको कॉफ़ी जो है वो की इंडिकेशन ना हो, वो तो काफ़ी ना ले लें। जिनको है नॉर्मल लोग, जिनको जिगर में चर्बी है, तो उनको ब्लैक कॉफ़ी दिन में 1-2 दफ़ा बहुत अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी आपके फैट को मोबिलाइज करती है, फैट को ख़त्म करती है, जिगर की चर्बी पे इस पे बड़ी रिसर्च है, इस पे बड़ी स्टडीज हुई है कि आप ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बताइए कि कुछ भी हम खाते हैं तो कुछ खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद कितना वक्फा ज़रूरी है कुछ और खाने के लिए? अक्सर हमारे जीवी के लोग खाना खाते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही फ्रूट खाएंगे, उसके फ़ौरन बाद ही चाय पीएंगे, उसके फ़ौरन बाद ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं साथ साथ ही। तो ये कितना नुकसानदेह है मैदे के लिए, और कम से कम खाने के बाद कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो कितना वक्फा हमें रखना चाहिए दूसरी चीज़ खाने के लिए? शॉर्ट मील्स हम कहते हैं, छोटे छोटे वक्फे से, कम वक्फे से आपने खाना लेना है। और आपने कहा ना कि एक खाना हम खाते हैं तो दूसरे तक कम से कम आप अगर कुछ लेना भी चाहते हो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का वक्फा दें, कि जो पहले आप खा चुके हैं उसको थोड़ा सा टाइम दे, स्पेस दे कि वो जाके अपना थोड़ा सा काम उसके ऊपर हो जाए। बिल्कुल। आप उसके ऊपर एंजाइम्स अटैक करते हैं, आप डायरेक्ट जो है उसको आगे ठोकते हैं, तो ये फिर इसका जाहिर सी बात है मैदे के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, गैस पैदा होगी, उसको एब्जॉर्ब होने में इश्यूज पैदा होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जी भी मैं आपको पता है मैदे के मसले बहुत ज़्यादा है, कहते हैं कि डॉक्टर्स जिस किसी के पास भी वो लोग जाते हैं, आपसे मुझे सुन के ये तो बहुत खुशी हुई कि आपने एक्सरसाइज और इन चीज़ों की बात की। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो हाई एंटीबायोटिक उनको लिख के देते हैं। एक बंदे का ऑलरेडी मैदे का मसला है, उसको मैदे की प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर से हाई एंटीबायोटिक खाता है तो मज़ीद ज़ाहिर है उसमें भी केमिकल्स होते हैं, उसका भी मज़ीद मैदा ख़राब होता है। अब दवाई खा के भी नहीं होता, ना खा के भी नहीं होता, तो बंदा क्या करे? वो मैदा उसका ठीक कैसे होगा? ये देखें, ये बहुत बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, इशू है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये इशू है कि यहाँ पे आधे डॉक्टर हमारे मरीज खुद बन गए हैं आज के दौर में। हर बंदा उसमें, मैं समझता हूँ कि हमारे मरीज और हमारे डॉक्टर दोनों का कसूर है हमारा, हम इसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं। इसकी वजह है हमारे आधे डॉक्टर मरीज जो है वो हमारे पास आते हैं तो वो आधी दवाइयाँ खा के आते हैं। उसकी वजह है कि आपको पता है कि हमारा ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर आप कोई भी दवाई आप जाके काउंटर से, आप जाके फार्मासिस्ट से ले सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकने वाला होगा, ना आपसे कोई पूछेगा, ना आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नीड होगी। तो हर बंदा यहाँ पे आता है तो वो कहता है कि मैंने 10 दवाइयाँ खा के आया हूँ। हर बंदे को कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मैदे का, उसको पता है कि मुझे मैदे का मसला है, मुझे टाइफाइड है, मुझे फलाना है, सारी दवाइयाँ आधी से ज़्यादा वो खा के रजिस्ट होके डॉक्टर के पास आते हैं। और फिर हमारे डॉक्टरों में भी कुछ ऐसे हैं वो मतलब मरीज को प्रॉपर एवेल्युएट नहीं करते, और किसको एंटीबायोटिक की जरूरत है उसको भी देते हैं, जिसको नहीं है उसको भी देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है उनको इतनी रेजिस्टेंट होती है, और एकदम ही आप शुरू में हाई एंटीबायोटिक का रुझान है, वो बिल्कुल आपकी बात सही नहीं देनी चाहिए। अनलेस अनटिल की एंटीबायोटिक की नीड हो 100% उसकी अगर जरूरत है तो आप जरूर दे दें, लेकिन जरूरत नहीं है तो आप बिला वजह किसी को एंटीबायोटिक देके, किसी को स्टेरॉइड देके, ये मेरे ख्याल से जाहिर है डॉक्टर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप मरीज को प्रॉपर देखेंगे, आप एवेल्युएट करेंगे। एंटीबायोटिक कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आप बगैर वजह के किसी को एंटीबायोटिक देने का मतलब ये है कि आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मामला को। तो ये एक दोनों तरफ से एक मामला है जिसको मेरे ख्याल से फिर अगेन वही बात है कि चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम हो, कोई निज़ाम हो कि हमारी आधी पॉपुलेशन स्टोर से दवाई लेके ना खाएं। अभी तो आपको पता है साइकेट्री की मेडिसिन और ट्रैंकुलाइजर्स, नींद वाली दवाइयाँ सब कुछ स्टोरों से, और बाज़ ऐसी मतलब जो बैंड मेडिसिन है वो हमारे गिलगित शहर के अंदर मिलती है, लोगों ने स्टोर में रखी हुई पैसे लेके देते हैं। तो इसकी वजह है कि यहाँ पे कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का वो उस तरह का रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस का कोई रोल नहीं है, जो जिसकी मर्जी आए। और गिलगित शहर के अंदर आपको पता है लोग यहाँ पे बैठ के डॉक्टरों की तरह प्रैक्टिस करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, मरीज देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे मेरे ख्याल से तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप ही बेहतर बता सकते हैं, कि बहुत सारे डॉक्टर्स, किसी का नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, ये कहते हैं कि यार अपनी मनपसंद, आजकल आपको पता है जीबी में बहुत सारी कंपनीज के मेडिसिन मिलती है, अपनी मनपसंद कंपनी को या कोई उसका जानने वाला हो या वो कंपनी उस डॉक्टर को अगर सही फैसिलिटेट करती है तो वो उस कंपनी को रेकमेंड करता है, चाहे वो कंपनी मरीज के लिए ठीक हो या ना हो। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी बताइए कि अगर ये कोई डॉक्टर ऐसा करता है, उसको जो फैसिलिटेशन मिलती है उसके बदले कोई गलत मेडिसिन, कोई गलत कंपनी रेकमेंड करता है, तो ये तो मरीज की जान लेने वाली बात होगी। एब्सोल्युटली, देखें इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए।
बदकिस्मती फिर यही है, देखिए ये भी एक नेशनल इशू है हमारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि मशरूम ग्रोथ है फैक्ट्रियों की, बिल्कुल दवासाज कंपनियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप उठ के कोई दवासाज कंपनी बनाए एक छोटे से घर में तो आपको एनओसी मिल जाती है, आपने अगर कुछ पैसे खिलाए तो। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना, जो FDA का एक इदारा है जो आपको पता है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेरिका के अंदर, कि आप एक दवाई बनाते हैं तो उसको 1000 लोग एनालाइज करेंगे, उसकी परमिशन होगी तब वो दवाई जाके मार्केट में आती है। बिल्कुल। यहाँ तो आपको पता है कि 1 महीने के अंदर 10-10 कंपनियां खुल गई हैं, तो आपको फिर समझने में परेशानी होती है यार किस कंपनी की दवाई बंदर लिखे। लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिसे हम कहते हैं, या हमारे नेशनल लेवल पे बड़ी कंपनियां हैं जो वेल नोन है, जिनका एक रिसर्च प्लांट है, जो अपना मैन्युफैक्चर करती है, वो दवाइयां सबको पता है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो ऐसी कंपनी की दवाई लिखें जो मरीज के लिए इफेक्टिव हो और उसके साइड इफेक्ट्स या वो उसकी जो एफिकेसी है वो ना हो। जाहिर है कुछ डॉक्टर्स, मैं सबको ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर्स हमारे दूध से दूल्हे हैं, कुछ करते होंगे फेवर इस सेंस में करते होंगे, किसी के कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिलेटिव्स काम करते हैं या कुछ और मामला हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जी ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पे भी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि आपके कोई रिलेटिव फर्ज करे या कोई फार्मासिस्ट फार्मा में काम करने वाला बंदा किसी अच्छी कंपनी में है, ठीक है, तो आप फेवर देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्टीमेट आपका जो वो होना चाहिए वो मरीज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मेरा सगा भाई भी किसी कंपनी में है लेकिन उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो मुझे बीइंग ए डॉक्टर, न सिर्फ बीइंग ए डॉक्टर बल्कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम जब डॉक्टर बन गए हैं, जब हम बन जाते हैं तो हम एक हल्फ लेते हैं। बिल्कुल। वो हल्फ बड़े मानी रखता है। अगर हम उस हल्फ की पूरा नहीं करते और उस हिसाब से हम कोई ऐसी कंपनी की दवाई लिखते हैं जो मरीज के लिए नुकसानदेह है, तो मेरे ख्याल से ये एक जुर्म है, ऐसा नहीं करना। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो लोग करते हैं उनके लिए भी कंपनियां पाकिस्तान में, इसमें एक बड़ा देखें, इसमें एक बड़ा कसूर उन इदारों का भी है जो इन कंपनियों को रेगुलेट नहीं करते। अगर इस मुल्क में रेगुलेशन हो, प्रॉपर एक चेकअप, प्रॉपर एक सिस्टम हो कि कौन सी कंपनी को आपने परमिट देना है, उसके क्या पैरामीटर्स वो पूरा करे, क्या स्टैंडर्ड्स पे उनको देना चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इस वजह हर बंदे ने कंपनी मसला है। हम देखते हैं बाजारों में मैट्रिक जिनकी नहीं है वो लड़के मेडिकल स्टोर्स खोल के बैठे हैं। जी ऐसा ही है, बहुत सारे देखे सर्टिफिकेट पे लगा हुआ होता है आजकल, आपको पता है सर। सर्टिफिकेट तो आप किसी को पैसे दे के, वो बंदा पत्नी कहीं बाहर होता है, उसका होता है सर, और अंदर जो बिठाते हैं वो तो पता है। सही है। और ये तो चले फिर भी एक स्टोर है, आप देखें ना, उसी स्टोर के अंदर भी लोग क्लिनिक भी करते हैं, माशाल्लाह से मरीज देखते हैं, प्रॉपर डॉक्टर बन के इंजेक्टेबल्स लगाते हैं, वो भी हाई डोज एंटीबायोटिक्स, जो दुनिया में मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सबसे जो लेस डेवलप मुल्क हो ना, उसमें भी है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखें, आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने किसी को पढ़ा नहीं है, आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, आपकी इंजेक्शन की वजह से किसी को जान चली जाती है, कईयों की गई है, कई लोग खराब होकर हमारे पास आते हैं, लेकिन अब इस पे एक्शन लेने की बात है। कई स्टोर्स आपको पता है भाई कई दफा सील हो गए, लेकिन अगले दिन वो खुल गए। इसकी वजह है कि उन्होंने कुछ पैसे दिए और खुलवा दिए। निजाम का असल में ना होना बेसिकली, जिसकी वजह से तमाम मसाइल हैं। ठीक है, वक्त भी हमारे शो के निकलते जा रहे हैं। लास्ट एक सवाल आपसे मेरा है, हेपेटाइटिस का भी बड़ा मसला है जीबी में, इसकी क्या वजह है? असल में देखें फरहान भाई, मैं चूंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो हेपेटाइटिस भी मेरी डोमेन है, जिसको हम काला यरकान या आम जबान में कहते हैं जी। इसमें एक पीला यरकान भी है, वो तो आम कॉमन सी बात है, कुछ दिनों कुछ अरसे में अपने टाइम पूरा करके ठीक होता है। जो सबसे इमर्जिंग इशू ग्लोबली और पाकिस्तान के अंदर, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान दुनिया के फर्स्ट या सेकंड ममालिक में आता है जिसके अंदर वर्स्टली हेपेटाइटिस से अफेक्टेड है, और इसके अंदर जो है वो हेपेटाइटिस का जो बोझ है, बर्डन है, डिजीज बर्डन है, वो दुनिया के टॉप सेकंड ममालिक में हमारा मुल्क इस वक्त रेट हो रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले हिसाब से जैसे डाउन कंट्रीज में पेशेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इस पिछले 5-6 सालों में, मैं तकरीबन 7 साल 8 साल मुझे हो गए, हमारे मरीज बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी और सी 2 वायरस हैं बेसिकली, जिनको हम काला यरकान कहते हैं। तो दोनों के पेशेंट ज्यादा हैं, लेकिन बी का बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे जो दियावर साइड हिली एरियाज में पेशेंट ज्यादा हैं। जो अगर आप मैं मुख्तसरन कहूँ कि ये दोनों वायरस बेसिकली ब्लड के जरिए, खून के जरिए एक मरीज से दूसरे में मुंतकिल होते हैं। और ये जो वायरस होता है इंसान की जिगर में, एक छोटा सा वायरस होता है जो माइक्रोस्कोप से भी हमें बड़ी मुश्किल से वो जाके जिगर में, अगर आप उसको बर वक्त तशखीस करते हैं, आप उसका इलाज करते हैं, तो ये काबिल इलाज, दोनों बीमारियां 100% काबिल इलाज है। अगर नहीं करते तो फिर 8 से 10 साल बाद जिगर का कैंसर,
पेट में पानी, और वो जो पेचीदगियां हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके, वो मरीज के अंदर होती है। तो होने के लिए जाहिर है इसमें भी सबसे बड़ा रोल क्या है, अवेयरनेस है। दूसरी बात ये क्योंकि वायरस 8 से 10 सालों में जाके इसकी अलामत जाहिर होना शुरू होती है, उससे पहले आपको कोई पता नहीं चलेगा कि मरीज को क्या है। तो इसके लिए जरूरत ये इस चीज की है कि हम इसको प्रॉपर स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि नॉर्मल मरीज भी हो तो आप आए तो उसको आपने जस्ट एक आसान सा टेस्ट, सस्ता सा टेस्ट स्क्रीनिंग का, वो आजकल हम फ्री में भी कर रहे हैं। और जीबी में एक हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका मैं खुद फोकल पर्सन हूँ, तो उसके तहत भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, वैक्सीनेशन हम फ्री में लगाते हैं। जरूरत इस चीज की हम लोगों को मोबिलाइज करें और टेस्ट करें, स्क्रीनिंग करें, ताकि जिन लोगों को पता चले एटलीस्ट हम उनको ट्रीटमेंट कर सके। जिनका नहीं है उनको हम काबिल इलाज है, उनको हम जो है वो वैक्सीन लगाएं, ताकि वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है करें। और हेपेटाइटिस सी का भी बहुत सस्ता आसान इलाज है, आज के दौर में 3 महीने में मुकम्मल मेडिकेशन। अगर आप उसको इलाज नहीं करते तो इसकी बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होती है आगे जाके। उसकी क्या अलामत होती है अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए? अमूमन देखें कुछ लोगों में तो ज्यादातर मैंने कहा ना 8-10 साल तक पता नहीं चलता। उसके बाद जो अलामत मोटी मोटी अलामत है उसमें बास लोगों को यरकान या पीलिया हो जाता है, वजन कम हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, मैदे में दर्द, दिल खराब, मतली, उल्टियाँ, पेट में दर्द, इस तरह की चीजें। लेटर स्टेजेस में कॉम्प्लिकेशन में जब चले जाते हैं तो उसमें फिर पेट में पानी, बेहोशी, अनुदगी, काले पखाने, खून की उल्टियाँ, तो और फिर अल्टीमेटली जो है वो खुदा न खास्ते जिगर का कैंसर जो है वो बहुत सारे लोगों को, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाता है। साल में एक दफा कोई जर्नल चेकअप कराना चाहिए हर किसी को? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। साल में एक दफा आप अपने जो रूटीन के, हम जिसको कहते हैं बेसिक जो टेस्ट होते हैं हमारे ना, BLIs हम कहते हैं, तो लैब इन्वेस्टिगेशंस वो करवाने चाहिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी की स्क्रीनिंग और अपने खून के कुछ जिगर के टेस्ट हैं वो आपने जरूर करवाने हैं, और अपने दिल के बारे में कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो लाजमी करवाने चाहिए, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि आपके अंदर कोई इस तरह की चीज तो नहीं है। वो ताकि वक्त पे पता चले, उसके वक्त पे पता चलेगा तो बर वक्त आपको पता चलेगा, बिल्कुल, तो आप उसका बर वक्त इलाज कर सकेंगे। बिल्कुल। वो अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त गुजर गया, आप लेट आ गए, इस वजह से मरज ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कोई पैगाम है हमारे जीबी के, हमारे लिसनर्स के लिए? बस मैं अक्सर यही पैगाम देता हूँ, और आज भी मेरा यही पैगाम है कि हमें मेरे ख्याल से बीमारियों से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टूल है हमारे पास, जो हथियार है ना, वो मेरे ख्याल से अवेयरनेस है। मैं ये समझता हूँ इलाज कराना एक ज़रूर है, वो अलग चीज़ है, लेकिन परहेज़ इलाज से बेहतर है। और बीमारियों को अपने ऊपर हावी करने में मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारा जो चीज़ होती है वो अवेयरनेस या शऊर का ना होना है। इसलिए मैं अक्सर यही कहता हूँ कि लोगों का मैसेज शायद डिफरेंट हो, मेरा यही मैसेज है कि अपने अंदर शऊर या आगाही कम से कम हम में ज़रूर आनी चाहिए कि सेहत भी कोई नाम की चीज़ है, सेहत की क्या इंपॉर्टेंस है, सेहत कितना इम्पोर्टेंट है, सेहत का हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में और माशरे को तामीर करने में, एक मुल्क को तामीर करने में सेहत का क्या किरदार है, सेहत कितनी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को जब रियलाइज़ करेंगे तो हम खुद ब खुद हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी और हम सेहत की तरफ रागिब हो जाएंगे। चले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ देर हमें दिया। आपके साथ का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा थे डॉक्टर शाह आलम, गिलगित बल्तिस्तान की जानी मानी शख्सियत है, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, आप इनके नाम से ही वाकिफ़ है। और हमने कोशिश की इनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछे, कुछ ऐसी नॉलेज गेन करे, आप तक पहुंचाए, जो कि आप अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लिनिक आ नहीं सकते तो उनको घर बैठे उनको नॉलेज मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये शो अच्छा लगा है, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। और डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल आपका है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब के साथ उस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, तो आप लोग ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर साहब को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाए। आप सबका बेहद शुक्रिया।